अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है अल्कीन की प्रिपरेशन के अंदर हम लास्ट स्टेप को देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के जो साल्ट हो गए, हाँ आज हमने उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है और उससे हम अल्कीन को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। पीछे हमने 4 स्टेप्स देखे थे जिनकी मदद से हमने क्या किया था, अल्कीन को प्रिपेयर किया था। आज जो है हम ये देखेंगे और इसका जो एक और नाम होता है उसे हम कहते हैं कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। मैंने कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने पीछे अल्केन की प्रिपरेशन के अंदर भी कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही रखा था। उधर होता क्या है बेसिकली कि अल्केन के अंदर अल्केन की जो प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसके अंदर हम जो कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेते हैं और यहाँ पर जो हम लेते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेते हैं। ठीक है जी, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में क्या फ़र्क होता है ये हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ना कॉमन कंपाउंड होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है कि अगर R के साथ हमारे पास क्या लगा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा, कार्बोक्साइल ग्रुप लगा होगा। कार्बोक्साइल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है जी, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप जब आपस में जुड़े हों उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल दोनों मिलकर क्या बना देंगे, कार्बोनाइल और प्लस हाइड्रोक्साइल। तो कार्बो और ऑक्साइल जो है ना ये आपस में मिलकर क्या बना देगा, कार्बोक्साइल ग्रुप। तो कभी भी जब भी जो है अल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा होगा, कार्बोक्साइल ग्रुप पूरा लगा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ठीक है जी, ओवरऑल उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है अगर वो एक लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पर 2 लगे होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और इसकी बहुत सी एग्जांपल होती है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम सक्सिनिक एसिड यूज़ करेंगे, और भी बहुत सी होती है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पूरा जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ ही जुड़ा होता है और इसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। और अगर यहाँ पर बीच में एक CH2 आ जाए, CH2 COOH और COOH, तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं मेलोनिक एसिड। और यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हम बीच में 2 CH2 लगाते हैं, CH2 और यहाँ पर भी COOH है और यहाँ पर भी COOH है, तो ये हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। क्लियर हो जाएगी बात। तो अगर हमारे पास सीधे 2 कार्बोक्साइल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसे ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। अगर बीच में एक CH2 आ गया है तो उसको मेलोनिक एसिड कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, बीच में 2 CH2 लगा दें तो यहाँ पर सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। आपकी बुक के अंदर सिर्फ सक्सिनिक एसिड को दे रखा है, यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड या मेलोनिक एसिड को नहीं दे रखा। तो आप इसको अगर वैसे ही फन के तौर पर करना चाहते हैं तो कर लें याद, अगर नहीं करना तो जस्ट आप सक्सिनिक एसिड को भी याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने करना क्या है, बेसिकली ये जो सक्सिनिक एसिड है इसका हमने साल्ट लेना है। अब साल्ट कोई सा भी ले लेना है हमने, मतलब हाइड्रोजन की जगह पर अगर हम कोई मेटल लगा देंगे तो उसका वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। और हम प्रेफरेबली क्या लगाते हैं, अल्कली मेटल जो है उसके अंदर सोडियम और पोटाशियम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम सोडियम का ही साल्ट बना लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, सोडियम का साल्ट है, तो CH2, 2 CH2 बीच में आएंगे और यहां पर ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ था और यहां पर भी कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ था। अब यहां पर हमने क्या लेना है, साल्ट लेना है। तो साल्ट के लिए क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी मेटल लगा देते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां पर भी हम क्या कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास साल्ट बन जाएगा। तो ये जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट जो है ना वो बन चुका है। ठीक है जी, अब इसकी हमने क्या करवानी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है कि जब भी किसी कंपाउंड को हम किसी चीज़ के अंदर डालते हैं तो अगर वो आयंस के अंदर जो है वो तहलील हो जाता है, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो चुकी है। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो कैसे होगी, जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे
किसके अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर, तो ये अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी क्या करवाएंगे, आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम कह सकते हैं, आयोनाइज के आयन के अंदर कन्वर्ट होना या इलेक्ट्रोलाइट का जो है आयंस के अंदर कन्वर्ट होना, उसको हम आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। और वो किसकी प्रेजेंस में होगी, वाटर की प्रेजेंस में होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो दो पॉजिटिव आयन है वो अलग निकल जाएंगे, 2Na पॉजिटिव, और बाकी जो है वो नेगेटिव पोर्शन वो अलग हो जाएगा, CH2 और यहाँ पर जो है क्या लगेगा, O नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या होगा, O नेगेटिव। ठीक है जी। बाकी सेम टू सेम वैसे ही लिखा है, बस दो जो सोडियम आयन है, पॉजिटिव आयन है, उनको हमने अलग कर लिया है और नेगेटिव आयन को हमने क्या कर लिया है, अलग कर लिया। दो ही नेगेटिव आयन है और दो ही पॉजिटिव आयन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। मतलब हमने क्या कर लिया है, सक्सिनिक एसिड का जो साल्ट था उसको हमने क्या कर लिया, आयंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास आगे जो प्रोसेस होंगे वो यहाँ पर नहीं होंगे, बल्कि एनोड और कैथोड पर होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डेफिनेटली एनोड और कैथोड होंगे। तो एनोड जो होता है हमेशा उस पर ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड जो होता है उस पर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो एट हम कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो है, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली हम ये वाला पहले बना लेते हैं, एट एनोड। ठीक है जी। तो एनोड पर क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो ऑक्सीडेशन होगी डेफिनेटली। तो ये जब जाएगा हमारे पास CH2 और ये जो है कार्बोक्सिलेट जो आयन बना है। ठीक है जी। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर उसके अंदर से हाइड्रोजन या सोडियम जो भी चीज़ लगी हुई है उसको रिमूव कर देंगे तो उसे हम कार्बोक्सिलेट आयन भी कहते हैं। ये भी आप पॉइंट जहन में रखिएगा। ठीक है जी। मतलब कार्बोक्साइल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव कर दे, या जो साल्ट है उसके अंदर से सोडियम वगैरह रिमूव कर दें, तो जो नेगेटिव जो आयन बनेगा उसे हम कार्बोक्सिलेट आयन कहेंगे। ठीक है जी। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है जब एनोड के ऊपर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्या होगा, CH2 और ये बन जाएगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ पर भी जो है जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ से भी फ्री रेडिकल और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है जी। अब ये जो फ्री रेडिकल बन गया है, मैं आगे रिएक्शन करने की बजाय यहाँ से ही दिखा देता हूँ आपको। तो फ्री रेडिकल बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी होमोलिटिक फिशन होगी, और यहाँ से भी होमोलिटिक फिशन होगी। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रॉन जो है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा। होमोलिटिक फिशन आपको पता होनी चाहिए, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी होगी कि होमोलिटिक फिशन क्या होती है। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक का मैंने पीछे भी कॉन्सेप्ट दिया था, अल्केन की जो प्रिपरेशन की थी उसके अंदर भी हमने कहा था कि अगर होमोलिटिक होती है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जाएगा, और हेटेरोलिटिक डिफरेंट होती है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक एटम के पास चला जाएगा और दूसरे एटम के पास एक भी नहीं आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये बीच में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बेसिकली ये होगा कि कार्बन पहले ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रखा है और यहाँ पर भी क्या बना देगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देगा, और इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो है यहाँ पर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या बन जाता है, CO2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 2CO2, दो जो है वो किसके मॉलिक्यूल बन चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो CH2 फ्री रेडिकल बॉन्ड, CH2 फ्री रेडिकल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या करेगा, बाइंड करेगा, और ये जो है बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या प्रिपेयर हो चुका है, अल्कीन प्रिपेयर हो चुका है। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने अल्कीन यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। अब बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि बाकी क्या चीज़ बनेगी। अब हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं वो वाटर के अंदर करवा रहे हैं। ठीक है जी। अब बेसिकली होना क्या है, कैथोड पर रिडक्शन होनी है।
एट कैथोड। अब किस चीज की रिडक्शन होगी ये हमने देखना है। तो हमारे पास दो ही स्पीशीज है जिसकी रिडक्शन हो सकती है। एक तो सोडियम खुद है बजाते, जो कि पॉजिटिव आयन है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है डेफिनेटली। और दूसरा जो है हमारे पास हम वाटर के अंदर आयनाइजेशन करवा रहे हैं, तो वाटर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब हमारे पास जो पहले है वो कौन जाएगा कैथोड के पास, के जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो सोडियम है, अब सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है 23। और अगर हम एक किस चीज़ का देखें वाटर के मॉलिक्यूल का, तो वो होता है 18। कितना होता है 18। तो सोडियम का जो है ना मास वो ज़्यादा है, ठीक है जी। अगर मास ज़्यादा है तो वो जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, और इसका मास कम होने की वजह से ये जल्दी ट्रैवल कर जाएगा। और हमने ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ रखा है कि जिसका मास या मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो ज़्यादा डिफ्यूजन रेट होता है उसका, तो ये ज़्यादा जल्दी जाएगा डिफ्यूज़ करके, और जिसकी वजह से ये जल्दी पहुंच जाएगा कैथोड के पास। तो होगा क्या कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे, अब ये जो है वाटर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है जी। अब ये वाटर को एक्सेप्ट करेगा, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल जो है दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है जी, और यहाँ पर जो है वो क्या बना देंगे 2OH नेगेटिव और प्लस हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये जो दो OH नेगेटिव आयन बने हैं ये दो NaOH के साथ मिलकर 2NaOH 2Na पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव जो है ये आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे 2NaOH। अब यहाँ पर ओवरऑल अगर हम रिएक्शन के अंदर देखें तो क्या क्या चीज़ें बनी हैं, सिर्फ इस चीज़ से और दो वाटर के मॉलिक्यूल जो है हमने ऐड किए थे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास अल्कीन बन चुका है, दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन चुके हैं, एक H2 का मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन का, और दो NaOH के मॉलिक्यूल बने हैं, ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। NaOH जो होगा बेसिकली वो हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट, और H2 भी जो है बाई प्रोडक्ट, और साथ में लास्ट में जो है हमारे पास CO2 जो है वो भी बाई प्रोडक्ट। तीन हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, और एक जो हमें चाहिए था बेसिकली कि जो हम अल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे थे वो अल्कीन बना है, ठीक है जी। तो मतलब हमारे पास क्या हो चुका है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब दो कार्बोक्साइल ग्रुप, उसके ऊपर साल्ट जो बनाया है हमने, उससे हमने उसकी आयनाइजेशन की, नेगेटिव चार्ज बना और पॉजिटिव चार्ज बना, ठीक है जी। अब नेगेटिव चार्ज ने जाना है एनोड के ऊपर ताकि उसकी ऑक्सीडेशन हो सके, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसने जाना है कैथोड के ऊपर ताकि उसकी रिडक्शन हो सके। तो नेगेटिव चार्ज को कोई कंपीट करने के लिए नहीं आया, क्योंकि उसने ही सिर्फ क्या देने थे इलेक्ट्रॉन देने थे। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन देगा और फ्री रेडिकल बन जाएगा, और फ्री रेडिकल में फिर होमोलिटिक फिशन से फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और अल्कीन बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद है जी कि जो कैथोड के पास जाएगा वो कौन जाएगा। तो मैंने आपको बताया है जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो ज़्यादा जल्दी से डिफ्यूज करता है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। तो वाटर जो है उसका मास कम है, इसलिए वो सोडियम से पहले पहुंच जाएगा और वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2OH नेगेटिव आयन बना देगा। और ये दो OH जो नेगेटिव आयन है दो Na पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा 2NaOH बना देंगे। क्लियर हो जाएगी बात। आगे जो है हम अल्कीन की प्रिपरेशन के बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटीज़ को देखेंगे, देन इसके रिएक्शंस को देखेंगे, और लास्ट में हम अल्काइन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।